नमस्कार, मेरा नाम रूबी कैम्बो है। मैं सहायक प्रोफेसर RCET भिलाई में कंप्यूटर साइंस विभाग में हूँ। आज मैं आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विषय जैसे कि डेस्कटॉप सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बातें करूँगी और उसके बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप सिस्टम। डेस्कटॉप सिस्टम बेसिकली एक पर्सनल कंप्यूटर सेटअप को संदर्भित करता है जिसे आमतौर पर डेस्क या टेबल पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विभिन्न हार्डवेयर घटक और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज संपादन, वेब ब्राउजिंग, गेमिंग, मल्टीमीडिया उपभोग और बहुत कुछ जैसे कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम उदाहरण के तौर पे डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए जिसे डिज़ाइन किया गया है। सो बेसिकली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन करते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं आपके डेस्कटॉप सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। यह सिस्टम हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंधित करने और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। साथ ही एक यूज़र या उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस भी प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यूज़र्स या उपयोगकर्ताओं को एक सहज और इंटरैक्टिव वातावरण प्रदान करना है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो उसी तरीके से जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या जो डेस्कटॉप होता है या लैपटॉप होता है, उसमें यूज़र को एक इंटरफेस प्रदान करता है आपका डेस्कटॉप सिस्टम। अब हम देखते हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है और उपयोगकर्ताओं को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है। यह सिस्टम के संसाधनों को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को एक इंटरफेस प्रदान करता है जिससे वे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है, बोला जाए जितने भी सिस्टम पे रिसोर्सेस या डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने का काम करेगा, सॉफ्टवेयर का निष्पादन की सुविधा देगा। मीन्स अगर आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसे एग्जीक्यूट करने देगा, निष्पादन करने देगा और यूज़र के अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। डेस्कटॉप सिस्टम को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो इसकी परिभाषा यह होगी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर ही डेस्कटॉप सिस्टम है। उपयोगकर्ता जो होते हैं डेस्कटॉप सिस्टम के, वो एकल उपयोगकर्ता होते हैं, मीन सिंगल यूजर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेंगे पर्सनल कंप्यूटर में, दैट आर दी डेस्कटॉप सिस्टम। डेस्कटॉप सिस्टम का महत्व। डेस्कटॉप सिस्टम बेसिकली शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और व्यक्तिगत उत्पादकता सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे व्यक्तियों और संगठनों को शक्तिशाली कंप्यूटिंग क्षमताएं प्रदान करते हैं जिससे जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। डेस्कटॉप सिस्टम का महत्व आपने अभी देखा। डेस्कटॉप सिस्टम रचनात्मकता, संचार, डेटा विश्लेषण और ज्ञान साझा करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं जिससे एक उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि होती है। अगर मैं डेस्कटॉप सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करूं या उनके घटक की बात करूं तो उसमें सबसे पहले हमें मिलता है CPU, जिसे हम मस्तिष्क भी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, या डेस्कटॉप सिस्टम का जो मस्तिष्क होता है उसे CPU कहा जाता है, जो निर्देशों को निष्पादित करता है, गणना करने के लिए जिम्मेदार है। यह डेटा को प्रोसेस करता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य भी करता है। CPU का प्रदर्शन इसकी क्लॉक स्पीड, कोर की संख्या और कैश साइज पे मापा जाता है। सेकेंड कंपोनेंट जो घटक है आपके डेस्कटॉप सिस्टम का, वो है रैम। रैम एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी होती है जो कि CPU के लिए डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है ताकि वे जल्दी से एक्सेस कर सके। यह कुशल मल्टीटास्किंग और तेज डेटा पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है जो सिस्टम के समग्र प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। डेस्कटॉप सिस्टम में रैम की मात्रा एक साथ कई प्रोग्राम को संभालने की इसकी क्षमता निर्धारित करती है। तीसरे घटक की बात करें तो इस पर स्टोरेज डिवाइस आता है।
डेस्कटॉप सिस्टम डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिसपे आप हार्ड डिस्क SSD की बातें जानते होंगे। HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव पारंपरिक स्टोरेज माध्यम है जो बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं लेकिन धीमी पढ़ने लिखने की गति प्रदान करते हैं। इस पे परमानेंट स्टोरेज आप डेटा का कर सकते हैं। SSD दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव एक नई तकनीक है जो तेज डेटा एक्सेस प्रदान करती है, सिस्टम की प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाती है और लोडिंग समय को कम करती है। इसके अलावा अगला घटक आपको मिलेगा, जैसे हम CPU की बात कर रहे थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरीके से आज अभी कई कंप्यूटर्स में, पर्सनल कंप्यूटर में अब GPU भी ऐड होता है, जिसका फुल फॉर्म है या नाम है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली GPU का काम होता है, यह GPU जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज, वीडियो और एनिमेशन को रेंडर करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह CPU से ग्राफिकल प्रोसेसिंग कार्यों को हटाता है, जिससे सहज दृश्य सुनिश्चित होते हैं और गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और 3D मॉडलिंग जैसे संसाधन गहन एप्लीकेशन सक्षम होते हैं। उच्च प्रदर्शन वाले GPU उन उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक है जिन्हें ग्राफिकल क्षमताओं की मांग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य घटकों में डेस्कटॉप सिस्टम में आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस मिलेंगे। डेस्कटॉप सिस्टम विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस से लैस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस प्राथमिक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं को सिस्टम और इनपुट कमांड के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करते हैं जो सिस्टम के आउटपुट के आधार पर दृश्य या श्रवण प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। डेस्कटॉप सिस्टम कि अगर हम OS की बात करें या डेस्कटॉप सिस्टम में OS की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर में एक नॉर्मल यूज़र जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसे इंटरफेस प्रदान करता है जिससे वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज़ द डेस्कटॉप सिस्टम। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य कार्य प्रणालियाँ हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब हमारी मशीन में अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है ना, कोई भी एप्लीकेशन रन हो रहा है तो उसको मैनेज करने का काम, प्रबंधित करने का काम हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। प्रोसेस की शेड्यूलिंग करना, निर्माण करना, प्रोसेस को नियंत्रण करना, उसको समाप्त करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करेगा, जैसे कि आपने अभी देखा कि उसके घटकों में रैम आता है, तो रैम को कैसे मैनेज किया जाए, वो रैम के मैनेजमेंट का काम भी कौन करेगा, आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक प्रक्रिया को आवश्यक मेमोरी मिल सके। इसके अलावा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है, यहाँ फाइलों और निर्देशकों को संगठित और प्रबंधित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को फाइलों को स्टोर, पुनः प्राप्त और हटाने की अनुमति देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई फाइल बनाते हैं, उसे कभी स्टोर करना चाहते हैं तो फाइल को स्टोर करने के लिए जगह देना, कभी वो फाइल को ओपन करना चाहते हो, कभी फाइल को सेव करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों की जो अनुमति आपको देता है और ये जो काम आपके बैकग्राउंड में करके देता है वो आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस मैनेजमेंट, यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का प्रबंध करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। आप देखते हैं कि आपके पर्सनल कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा होता है, माउस लगा होता है, ठीक है, तो प्रिंटर भी जुड़े होते हैं। तो इन सारे डिवाइसेस के साथ मिलकर काम करने आपको कौन देगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एक मशीन, एक कंप्यूटर जब आप खरीदते हैं और अगर उसका बटन ऑन करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देगी, बट एक ब्लैक कलर की स्क्रीन और एक डब्बे के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको आप देख सको, जिसके साथ आप डील कर सको, इंटरेक्ट कर सको। वो यूज़र इंटरफेस आपको कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि यह उपयोगकर्ताओं को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का माध्यम प्रदान करता है। आमतौर पर नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर आप इंटरेक्ट करने के लिए आपको ग्राफिकल इंटरफेस भी मिलता है और कमांड इंटरफेस भी मिलता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सुरक्षा भी देता है और एक्सेसिंग कंट्रोलिंग भी करता है, जैसे कि उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जैसे कि आप यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं आपकी डेस्कटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप्स पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप उस अकाउंट का यूज़र ID, पासवर्ड आप खुद जानते हैं। कोई अगर आपका पासवर्ड नहीं जानता है तो एक्सेस नहीं कर सकता। आप भी अगर अपना पासवर्ड गलत डालेंगे तो आप मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप अपनी फाइल्स को हाइड कर सकते हो, ठीक है, उसको पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हो।
GUI इंटरफेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो GUI इंटरफेस में नॉर्मली यूज़र को विंडोज़, आइकन, मेनूज, पॉइंटर जैसे ग्राफिकल तत्व मिलते हैं जिनका वो उपयोग करके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जटिलताओं को संक्षेपित करता है जिससे सिस्टम अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनता है। अगर मैं GUI के घटकों की बात करूँ, इस पर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आता है, विंडोज़ मिलता है, आइकन्स मिलते हैं, फाइल फोल्डर्स को यूज़ करने के लिए आपको छोटे ग्राफिकल इमेजेस मिलती है जिन पे आप क्लिक करके काम कर सकते हो। मेनू पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, विकल्प, आदेशों की सूची है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। पॉइंटर्स का यूज़ यानी कि कर्सर का यूज़ करके आप जो भी आपके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर चीज़ें दिख रही हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो, उनका चुनाव कर सकते हो। अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर, एक डेस्कटॉप सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे अनुप्रयोगों और सॉफ्टवेयर का समर्थन करता है जो विशिष्ट कार्य करते हैं। उसके उदाहरण में शामिल है जैसे उत्पादकता सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजिंग के लिए आपको इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सुविधा देता है। संचार उपकरण के लिए आप ईमेल, क्लाइंट, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे काम आप अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे कर सकते हो। मीडिया प्लेयर, डेस्कटॉप सिस्टम आपको ऑडियो वीडियो फाइल को चलाने की अनुमति भी देता है। और इसकी उपयोगिताएं की अगर बात करें तो ये सिस्टम का रखरखाव, सुरक्षा और प्रदर्शन संवर्धन के लिए उपकरणीय है। उपयोगकर्ता के खाते और सुरक्षा की अगर बात करें तो डेस्कटॉप सिस्टम अक्सर कई उपयोगकर्ता खातों का समर्थन करते हैं जिसपे विभिन्न उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत सेटिंग्स और एक्सेस स्तर मिलते हैं। सुरक्षा सुविधाओं में शामिल है उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण। आमतौर पर हम पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स या सुरक्षा टोकन के माध्यम से हम इसे प्रमाणित करते हैं। प्रवेश नियंत्रण, मतलब कि अगर कोई भी यूज़र किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता है, एप्लीकेशन को, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, मतलब फाइलों और अनुप्रयोगों तक पहुंच के लिए अनुमतियां और विशेष अधिकार। एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर का भी आप यूज़ कर सकते हो। दुर्भावनापूर्ण खतरों से सुरक्षा के लिए आप सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ तो आधुनिक डेस्कटॉप सिस्टम जो है वो नेटवर्किंग क्षमताओं का समर्थन करते हैं जिससे उन्हें स्थानीय नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति मिलती है। इसमें शामिल है आपका NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बिना आप नेटवर्क, आपके मशीन में अगर NIC चिप कार्ड नहीं लगा होगा तो आप नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको जो हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत होती है दैट इज़ NIC। इसके बाद होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर अगर आपको संचार करना है, कम्युनिकेशन करना है तो सॉफ्टवेयर के नियम और परंपराएं जैसे कि TCP/IP प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम यूटिलिटी और प्रबंधन उपकरण की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन उपयोगिताएं होती हैं जो सिस्टम प्रबंधन में मदद करती हैं, जैसे टास्क मैनेजर। जो भी प्रोसेस आपके सिस्टम में चल रहे हैं उनके प्रदर्शन की आप निगरानी कर सकते हो, उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, जितनी भी फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम सेटिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैकअप और रिस्टोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। कभी भी आपका सिस्टम फेलियर हो सकता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या डेस्कटॉप सिस्टम पे ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके डेटा का बैकअप बनाकर डेटा को सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बहाल करता है। पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। तो विंडोज़ की अगर हम बात करें, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। इसके विभिन्न संस्करण हैं जैसे विंडोज़ 10, 11 आदि। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, जिसे विशेष रूप से एप्पल के मैक कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, अपने आकर्षक और सहज इंटरफेस के लिए जाने जाने वाला मैक OS अन्य एप्पल डिवाइसेस और सेवाओं के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है। इसके संस्करणों में मैक OS कैटलीना, मैक OS बिग sur आदि शामिल हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उच्च स्तर का अनुकूलन और लचीलापन प्रदान करता है। इसकी स्थिरता, सुरक्षा और सॉफ्टवेयर विकल्पों की विशाल सरणी के कारण इसे डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और तकनीक के शौकीनों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके उदाहरण में आता है उबुंटू, फेडोरा, डेबियन आदि। अगर मैं डेस्कटॉप सिस्टम में भविष्य के रुझान के बारे में बात करूं तो सिस्टम में भविष्य के रुझान, डेस्कटॉप सिस्टम का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा हुआ है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है हम प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज क्षमता और ऊर्जा दक्षता में और सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी VR और
संवर्धित वास्तविकता AR, एकीकरण, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकीकरण और डिवाइसों में निर्बाध कनेक्टिविटी कुछ ऐसे रुझान हैं जो डेस्कटॉप सिस्टम के भविष्य को आकार देंगे। इस तरीके से हमने अभी डेस्कटॉप सिस्टम के बारे में जाना कि डेस्कटॉप सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप पे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जिससे हम मशीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक CPU के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। कई CPU आपस में जुड़े होते हैं ताकि किसी कार्य को तेजी से निष्पादित करने के लिए उनके बीच विभाजित किया जा सके। जब कोई कार्य समाप्त होता है तो सभी CPU से परिणाम एकत्र किए जाते हैं और अंतिम आउटपुट देने के लिए संकलित किए जाते हैं। जॉब्स को मुख्य मेमोरी साझा करने की आवश्यकता होती है और वे आपस में अन्य सिस्टम संसाधनों को भी साझा कर सकते हैं। कई CPU का उपयोग एक साथ कई कार्य चलाने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में से एक है। अब हम जानेंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा CPU का इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज़्यादा CPU होने की वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर का कार्य इन CPU के बीच बांट दिया जाता है, जिससे कार्य बहुत तेज गति से पूरा हो जाता है। इससे बहुत सारे CPU आपस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण कार्य तेज गति से पूरे हो जाते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सिस्टम कार्य करने की क्षमता और स्पीड को बढ़ाना होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, बेसिकली हम जो शब्द सुनते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा CPU होते हैं जो एक ही मेन मेमोरी यानी कि रैम को शेयर करते हैं, लेकिन जितने भी प्रोसेसर होंगे वो अपना इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ डील करते हैं। इसमें एक साथ कई कार्यों को करने के लिए एक से अधिक CPU का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रत्येक CPU के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी होती है जो एक दूसरे के साथ संचार या कम्युनिकेट करती है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कार्यों को अलग अलग CPU में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके कारण कार्य और भी ज़्यादा तेज गति से हो पाता है। इसका उपयोग करके कंप्यूटर तेज गति से कैलकुलेशन कर पाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित या प्रोसेसिंग करना होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल सैटेलाइट को कंट्रोल करने, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। यह सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें प्रत्येक प्रोसेसर को एक विशेष कार्य सौंपा जाता है। यह सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तुलना में सस्ता होता है और अधिक विश्वसनीय होता है, जो कम समय में ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP एंड यूनिक्स आदि। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। पहला है शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके दो प्रकार है, सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग जिसे हम कहते हैं सममित मल्टी प्रोसेसर, और दूसरा है एसिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं असममित मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अगर मैं आपको कहूँ कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे सभी CPU कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं, जबकि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में मास्टर स्लेव प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में SMP के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग है जिससे कई प्रोसेसर के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाता है। यह सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी को शेयर करने में मदद करता है। यह MPP कहने का मतलब है मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग की तुलना में
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए बेहतर होता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर्ड एवरीथिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कम से कम 16 से कम प्रोसेसर का हम उपयोग कर सकते हैं। यह एक मल्टी प्रोसेसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी है, जिसमें एक जैसे प्रोसेसर होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य मेन मेमोरी को शेयर करना और इनपुट आउटपुट डिवाइस तक एक्सेसिंग या पहुंच प्राप्त करना होता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इस पे ये है कि कोई भी प्रोसेसर आसानी से यहाँ काम कर सकता है। इसमें यदि कोई प्रोसेसर ख़राब भी हो जाता है तो इसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर नहीं पड़ता है। यह विश्वसनीय है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम सस्ते होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, ये एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ पर प्रत्येक प्रोसेसर को एक स्पेशल कार्य दिया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार का मास्टर प्रोसेसर होता है जो अन्य प्रोसेसर की गतिविधियों एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। इसमें मास्टर प्रोसेसर सभी कार्यों को एग्जीक्यूट करता है और बाकी जो स्लेव प्रोसेसर्स होते हैं उनको वो काम सौंपने का काम करता है। एसिमेट्रिक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो मास्टर प्रोसेसर होता है उसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, ठीक है। मास्टर प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि कौन से सेव प्रोसेसर्स के साथ काम करवाना है और क्या काम करवाना है। तो मास्टर प्रोसेसर ही जो है बाकी स्लेव प्रोसेसर को निर्देश देता है और हर सेव प्रोसेसर के पास अपनी इंडिविजुअल मेमोरी होती है और मास्टर प्रोसेसर और स्लेव प्रोसेसर जो हैं ये कॉमन एक कम्युनिकेशन चैनल और सिस्टम बस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक काम को करने के लिए कई प्रोसेसर होते हैं, जिसके कारण कार्य तेज गति से पूरा हो जाता है। यह सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में सस्ता है और इसे डिज़ाइन करना आसान होता है। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर नुकसान की बात की जाए तो यह सिस्टम यदि किसी कार्य को मैनेज नहीं कर पाता तो पूरे सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्टर प्रोसेसर, और अगर मास्टर प्रोसेसर ही खराब हो जाए तो जितने भी स्लेव प्रोसेसर है जो बोला जाए एक मतलब मालिक होगा और उसके बाकी नौकर होंगे। मास्टर मतलब मालिक और स्लेव मतलब नौकर। तो एक प्रोसेसर ऐसा होगा जो मालिक की भूमिका निभाएगा और जो बाकी प्रोसेसर्स होते हैं वो स्लेव नौकर की भूमिका निभाएंगे। तो मालिक जैसा निर्देश देता है अपने नौकर को, नौकर वाला जो प्रोसेसर होगा या स्लेव प्रोसेसर वैसा काम करेगा। तो मान लीजिए अगर मालिक ही नहीं रहा, मास्टर प्रोसेसर ही खतरे में चला गया या वो खराब हो गया, तो कोई भी नौकर काम नहीं करेगा। स्लेव प्रोसेसर फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको निर्देश कौन दे रहा है? मास्टर प्रोसेसर दे रहा है, उनका मालिक दे रहा है। तो यदि अगर मास्टर प्रोसेसर खराब होता है तो उस वजह से स्लेव प्रोसेसर का काम नहीं होगा और वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस सिस्टम में यदि किसी कार्य को मैनेज नहीं कर पाता है तो पूरे सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो यह विश्वसनीय होता है, रिलायबल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि सिस्टम धीमा भी हो जाता है तब भी यह कार्य करता है, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है। तो अगर कोई एक प्रोसेसर स्लो हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है या ख़राब हो गया है, तो हम बाकी प्रोसेसर्स के साथ मिलकर अपने काम को कर सकते हैं। इस पर एक समय से एक से ज़्यादा काम किया जा सकता है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग है, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, तो आप एक समय में एक से ज़्यादा काम यहाँ पर करवा सकते हैं। यह कम मात्रा में बिजली का उपयोग भी करता है। इसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग प्रोसेसर होते हैं, जिसके कारण लोड कम पड़ता है। मल्टी प्रोसेसिंग के नुकसान। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि इसमें एक समय में कई CPU को हमें मैनेज करना पड़ता है। ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तुलना में महंगे होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रियाओं को शेड्यूल करना और उन्हें मैनेज करना, उन्हें संसाधन प्रदान करना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर हैं। तो जब जिस प्रोसेसर की डिमांड आएगी कि किसी को फाइल चाहिए, किसी को मेमोरी चाहिए, किसी को इनपुट डिवाइस चाहिए, किसी को आउटपुट डिवाइस चाहिए, मीन्स पैरेलली अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है और उनको अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए तो उनके मैनेजमेंट का काम, उनका शेड्यूलिंग होना, वो काम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम अनुप्रयोग की बात करें कि ये कहाँ उपयोग में लाए जा सकते हैं या यूज़ होते हैं, तो इनका इस्तेमाल एक यूनी प्रोसेसर के रूप में SISD में किया जा सकता है। SISD का मतलब है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम।
इसका इस्तेमाल हम वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए भी कर सकते हैं। मीन्स हमको पैरेलली एक साथ एक वेक्टर में जितने भी डेटा है उन पर प्रोसेसिंग करनी है एक ही इंस्ट्रक्शन के साथ, तो हम एक ही बार में पैरेलली सारे स्ट्रीम में रखे हुए डेटा पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यह एक से अधिक डेटा स्ट्रीम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में भी कर सकते हैं। अभी तक आपने जाना कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम एक सिंगल कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे काम को एक सिंगल टास्क अगर हमारा है या हमारा कोई गणना है, कैलकुलेशन है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, उस गणना के हम अलग अलग प्रोसेसर को देकर पैरेलली हमारे काम को कर सकते हैं, जिससे हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा हम सारे प्रोसेसर से कलेक्ट करके उसे फाइनली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का काम करने के लिए नॉर्मली हम मल्टी प्रोसेसर्स का यूज़ सिंगल सिस्टम पे करके टास्क को स्पीडली करने के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम कहें, ये बहुत सारे कई स्वतंत्र कंप्यूटर सिस्टम या ऑटोनॉमस कंप्यूटर सिस्टम का एक नेटवर्क है जो मिलकर एकल सिस्टम की तरह काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाले यूज़र मल्टी यूज़र्स हो सकते हैं। इसके उपयोगकर्ता बहुउपयोगकर्ता हो सकते हैं। और इसके कार्यभार की बात की जाए तो इस पर विविध कार्यभार है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, वितरित डेटाबेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में उपयोग होता है, दैट इज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। इसकी प्रोसेसिंग पावर की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत उच्च होते हैं। कई कंप्यूटर सिस्टम का संयुक्त उपयोग यहाँ पे किया जाता है। संसाधन साझा करने के लिए नेटवर्क के माध्यम से यहाँ डेटा, प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज का संसाधन साझा किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर करता है और उसे बहुत सारे लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जिसमें एक ही कम्युनिकेशन के चैनल के माध्यम से कई कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। यह बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशंस और यूज़र्स को सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का इस्तेमाल भी करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इन सेंट्रल प्रोसेसर के बीच जॉब्स या टास्क को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई साइट हो सकती है, कोई नोड हो सकता है या कोई भी अन्य डिवाइस हो सकता है। ये सभी प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन है जो हाई लेवल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग सीपीयू में चलाया जा सकता है और जो एंड यूज़र के लिए एक सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम्स नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट हो सकते हैं। इसमें वर्क स्टेशन हो सकता है, टर्मिनल, फाइल सर्वर्स, डीबी सर्वर, कंप्यूटर नोड, वर्क स्टेशन हो सकते हैं जो नेटवर्क के माध्यम से आपस से जुड़े हुए हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे हम DOS भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम उदाहरण की बात करें तो इस पर आता है लोकस और माइक्रोज। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की अगर हम बात करें तो इस पे बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम और एक होता है पीयर टू पीयर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम एक वितरणित ऑपरेटिंग सिस्टम है। वितरणित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें सिस्टम को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जाता है। एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। बेसिकली क्लाइंट सर्वर सिस्टम में दो ही आपको कंपोनेंट मिलेंगे जब भी हम बात करेंगे, एक होगा क्लाइंट और एक होगा सर्वर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट के द्वारा सर्वर को रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। इसके बाद सर्वर क्लाइंट को क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज क्लाइंट ने डिमांड की थी या मांगी थी, जिन संसाधनों के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी, वो उसे प्रदान करता है। एक क्लाइंट एक समय में केवल एक ही सर्वर के साथ संपर्क कर सकता है, जबकि एक सर्वर कई क्लाइंट के साथ संपर्क रखता है। क्लाइंट और सर्वर
कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। इस सिस्टम को टाइटली कपल के नाम से भी जाना जाता है, जो एक सेंट्रल सर्वर के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम पे भी आगे देखेंगे कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और जो सर्वर होता है वो हमारे क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है। तो अब हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम की संरचना के बारे में जानते हैं कि क्लाइंट है क्या। बेसिकली क्लाइंट को अगर हम परिभाषित करें तो क्लाइंट वो मशीन हो सकती है या वो सॉफ्टवेयर जो सेवाएं प्राप्त करता है। इसके कार्य की अगर हम बात करें तो क्लाइंट उपयोगकर्ता के अनुरोधों को सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर से प्राप्त सेवाओं का डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। उदाहरण, जब आप किसी वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो आप ब्राउज़र क्लाइंट की तरह कार्य करता है, तब वहाँ पे ब्राउज़र क्लाइंट की तरह कार्य करता है जो वेब सर्वर से वेब पेज की मांग करता है। सर्वर की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सर्वर एक वह मशीन या सॉफ्टवेयर है जो सेवा प्रदान करता है। कार्यों की अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर क्लाइंट के अनुरोधों को संसाधित करता है और आवश्यक सेवाएं या डेटा प्रदान करता है। उदाहरण, जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो वेब सर्वर वह सर्वर होता है जो वेब पेज की सामग्री को क्लाइंट के वेब ब्राउज़र को भेजता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम की कार्यप्रणाली की अगर बात करें, क्लाइंट उपयोगकर्ता डिवाइस जैसे क्या हो सकता है क्लाइंट में, उपयोगकर्ता का डिवाइस जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकता है, जो सर्वर से सेवाओं का अनुरोध करते हैं। सर्वर की बात करें तो ये शक्तिशाली कंप्यूटर या समूह हो सकता है उन कंप्यूटर्स का जो डेटा या सेवाओं को संग्रहित करके अपने अंदर रख रहे हैं और प्रबंधित करते हैं और क्लाइंट के अनुरोधों को पूरा करते हैं। नेटवर्क की अगर हम बात करें, क्योंकि हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम की कार्यप्रणाली की बात करें जिसपे क्लाइंट भी आएगा, सर्वर भी आएगा, लेकिन एक क्लाइंट सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करेगा? थ्रू अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के जरिए। नेटवर्क क्या है? बेसिकली एक कनेक्टिविटी का माध्यम। आपका कनेक्टिविटी का माध्यम कोई लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है या इंटरनेट भी हो सकता है। तो एक कनेक्टिविटी माध्यम जो क्लाइंट और सर्वर को जोड़ता है, दैट इज द नेटवर्क, और जो डेटा को ट्रांसफर करने में भी सक्षम बनाता है। तो नेटवर्क की मदद से क्लाइंट सर्वर से जुड़ता है और सर्वर डेटा को अपने मशीन से जो उसके पास है, जो उसे मिला है, जो यूज़र ने डिमांड किया, उसे सर्वर किसको दे सकता है? क्लाइंट को दे सकता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम की विशेषताएं की बात करें तो इसका सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ पे कार्य को विभाजित किया जा सकता है। टास्क डिवीजन मतलब सर्वर डेटा प्रबंधन और प्रोसेसिंग करता है जबकि क्लाइंट उपयोगकर्ता इंटरफेस और अनुरोध उत्पन्न करने का काम करता है। केंद्रीय नियंत्रण सेंट्रलाइज कंट्रोल, सर्वर पर संसाधनों और सेवाओं का केंद्रीय नियंत्रण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्वर ही सारे चीज़ों पर कंट्रोलिंग करता है। सर्वर पर संसाधनों और सेवाओं का केंद्रीय नियंत्रण होता है जिससे बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा मिलती है। रिस्पॉन्स टाइम की, प्रतिक्रिया समय की अगर हम बात करें तो सर्वर पर प्रक्रियाओं का तेजी से निष्पादन होता है जिससे क्लाइंट को त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। स्केलेबिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम जितने चाहें उतने नेटवर्क पे क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं? आसानी से जोड़ सकते हैं जिससे सिस्टम की मापनीयता बढ़ती है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि सर्वर पर डेटा है और संसाधनों की केंद्रीकृत सुरक्षा होती है यहाँ पे, राइट, जिससे बेहतर सुरक्षा नीतियों को लागू किया जा सकता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल की अगर हम प्रकार की बात करें तो इस पर सिंगल टायर आर्किटेक्चर होता है, 2 टायर, 3 टायर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर्स होते हैं। सिंगल टायर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस मॉडल में क्लाइंट और सर्वर एक ही मशीन पर होते हैं। यह सबसे सरल आर्किटेक्चर है और छोटे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल, लोकल मशीन पर ही चलने वाला डेटाबेस। सपोज मैं अपनी ही मशीन पे कोई एप्लीकेशन के साथ काम कर रही हूँ और उसी पे मेरा डेटाबेस रखा है, सपोज टू बी, तो वो सिंगल टायर आर्किटेक्चर है, राइट। मतलब मेरी सिंगल मशीन जो है उसी पे मेरा क्लाइंट भी है, वहीं पे मेरा सर्वर भी है। 2 टायर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इस पर क्लाइंट और सर्वर अलग अलग मशीनों पर होते हैं। क्लाइंट की मशीन अलग होगी, सर्वर की मशीन अलग होगी। क्लाइंट सीधे सर्वर से संवाद करता है। उदाहरण के तौर पे क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम, जैसे कि आप MySQL के साथ अगर आप काम करते हैं, ठीक है, MySQL के साथ एक एप्लीकेशन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वो आपका 2 टायर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। 3 टायर आर्किटेक्चर के हम बारे में अगर बात करें तो इस पर 3 परतें होती है। नाम से ही पता चल रहा होगा, 3 टायर मतलब
ऐसा आर्किटेक्चर जहाँ पे 3 परत है, प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि क्लाइंट होगा, एप्लीकेशन लेयर मतलब मिडिलवेयर होगा, और डेटाबेस लेयर यानी कि कहाँ पे डेटाबेस होगा आपका, सर्वर पे। मिडिलवेयर क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या करेगा, मध्यस्थ के रूप में काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो मिडिल लेयर हमारा होता है, एप्लीकेशन लेयर, वो क्लाइंट और सर्वर के बीच मीडियम का काम करेगा, मध्यस्थ के रूप में काम करेगा। ओके, उदाहरण के लिए जैसे कि आप किसी वेब एप्लीकेशन जहाँ पे यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन लॉजिक और डेटाबेस अलग अलग सर्वरों पर होते हैं। मल्टी टायर आर्किटेक्चर को हम एन टायर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। इस पे 3 से अधिक परतें होती है जहाँ प्रत्येक परत एक विशिष्ट कार्य करता है। इसे एन टायर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें, बड़े एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन जहाँ अलग अलग सर्वर विभिन्न सेवाओं जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए, बिजनेस लॉजिक के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए अलग अलग, यानी हर काम के लिए अलग अलग सर्वर है और अलग अलग सर्वर अपना अपना काम संभाल रहे हैं। फ्लैट क्लाइंट मॉडल होता है। इस मॉडल में अधिकांश प्रोसेसिंग क्लाइंट पर ही होती है और सर्वर केवल डेटा स्टोर और प्रबंधन का कार्य करता है। जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जहां क्लाइंट अधिकांश प्रोसेसिंग करता है। थिन क्लाइंट मॉडल होता है जिसमें अधिकांश प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है और क्लाइंट केवल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है और इनपुट लेता है। उदाहरण के लिए जैसे कि वेब ब्राउजर आधारित जो भी एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि गूगल डॉक्स। हाइब्रिड मॉडल भी होता है। इस मॉडल में प्रोसेसिंग कार्य दोनों क्लाइंट और सर्वर पर वितरित किया जाता है। यह मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है बेसिकली। उदाहरण के तौर पे जो आधुनिक वेब एप्लीकेशन कुछ प्रोसेसिंग क्लाइंट साइट जैसे जावास्क्रिप्ट पर और कुछ सर्वर साइट पर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका पहला पार्ट था क्लाइंट सर्वर सिस्टम, दूसरा प्रकार है पीयर टू पीयर सिस्टम। पीयर टू पीयर सिस्टम को हम P2P सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है जिसपे प्रत्येक कंप्यूटर, जिसे पीयर कहा जाता है, हर एक कंप्यूटर या पीयर्स जो होते हैं उनको समान अधिकार होता है, उनकी क्षमता भी सेम होती है। तो समान अधिकार और क्षमताओं के साथ ये कार्य करते हैं। यह पारंपरिक क्लाइंट सर्वर मॉडल से भिन्न होता है जहां एक या अधिक सर्वर केंद्रीय नियंत्रण और संसाधनों की आपूर्ति करते हैं। P2P सिस्टम में प्रत्येक पीयर डेटा साझा करने, संसाधनों का उपयोग करने और संचार करने में सक्षम होते हैं। इसे लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क में किया जाता है। पीयर टू पीयर सिस्टम का इस्तेमाल छोटे आकार के नेटवर्क और फाइल को शेयर करने के लिए किया जाता है। पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल लैन में भी किया जाता है। यह शेयर किए गए संसाधनों को ट्रांसफर करने में मदद करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करना होता है। पीयर टू पीयर सिस्टम का अगर हम बात करें तो पीयर टू पीयर सिस्टम में नेटवर्क पर सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे संवाद करते हैं और संसाधन साझा करते हैं। इसमें कोई केंद्रीय सर्वर नहीं होता बल्कि प्रत्येक पेयर नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, हुए डेटा और सेवाओं को साझा करते हैं। इसके अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ, डिसेंट्रलाइजेशन, रिसोर्स शेयरिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी। पीयर टू पीयर सिस्टम का उपयोग फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो करेंसी में किया जा रहा है। इसके फायदे ये हैं कि इसका इंस्टॉलेशन सेटअप बहुत आसान होता है, इसको कॉन्फ़िगर और इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और इसे मैनेज करना भी बहुत आसान होता है। प्रत्येक कंप्यूटर खुद को मैनेज कर लेते हैं। अब हम एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ायदे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा यह है कि इस पे यूज़र एक कंप्यूटर पे है तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर का डेटा रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। डेटा करप्शन को यहाँ कम करने में मदद मिलती है। डेटा का आदान प्रदान हम ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। तेज गति से बढ़ती हुई गति से आदान प्रदान यहाँ पे किया जा सकता है। स्पीड बहुत अच्छी होती है। डेटा प्रोसेसिंग के समय को कम करता है और प्रत्येक यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर अगर ख़राब भी हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरे कंप्यूटर पर नहीं पड़ता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तो यहाँ पे सुरक्षा कम है, डेटाबेस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना भी मुश्किल होता है और कम्युनिकेशन करने में ज़्यादा समय लगता है। इसके फीचर्स में रिसोर्स शेयरिंग आता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और हेट्रोजेनिटी आती है। तो इस तरीके से अब मैं आपको लास्ट पे यही कहना चाहूँगी कि डेस्कटॉप सिस्टम, मल्टीप्रोसेसर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं और कार्यभार के लिए अनुकूलित है। डेस्कटॉप सिस्टम व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, सामान्य प्रोसेसिंग इस पे कर सकते हैं। मल्टीप्रोसेसर सिस्टम एकल मशीन में एक से अधिक प्रोसेसर शामिल होते हैं जो समानांतर प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करते हैं और कार्यभार और डेटा प्रोसेसिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। अंततः डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कई स्वतंत्र कंप्यूटर सिस्टम का एक नेटवर्क है जो मिलकर एकल सिस्टम की तरह काम करता है। धन्यवाद। अब मैं ये आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको चीज़ें समझ पे आई होंगी। अगले स्लाइड में अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।